आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है। यानी कि इंसान जो है अगर कोई चिंता करना किसी चीज के बारे में स्टार्ट कर देता है तो उसे अंदर ही अंदर बिल्कुल ऐसे खत्म करती है जैसे एक लकड़ी के अंदर दीमक लकड़ी को खत्म कर देती है, अंदर से खोखला बना देती है। वो इंसान लाइफ में जो करना चाहता है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा उस चीज पर अपनी एनर्जी रखता है कि जो उसको चिंता सता रही होती है। यानी कि क्या काम उसको करना है उसको फॉलो नहीं करता है, बस टेंशन माइंड में लेकर घूमता रहता है कि यार ऐसा हो गया तो वैसा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो इंसान प्रेजेंट में जीना जानता है वो कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं पड़ेगा, वो हमेशा अपने प्रेजेंट पर फोकस करेगा। पास्ट हाथ से निकल चुका है, फ्यूचर हाथ में है नहीं, तो क्या है हाथ में? प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दिया तो ये समझो कि लाइफ की 99% प्रॉब्लम आप लोगों ने सोल्व कर डाली। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक नए वीक की शुरुआत कर रहे हो आप लोग, तो इसी तरीके से शानदार तरीके से मोटिवेट रहना है। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरीके से, हमेशा टेंशन को अपने अंगूठे के नीचे रखना है और उसके ऊपर हावी रहना है, क्योंकि टेंशन अगर आप लोगों के ऊपर हावी हो गई तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यह है इटली जाकर मैप में नहीं हारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर पर जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछे गए थे। आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन भी यहाँ पर ये करा देंगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात की गई थी जो कि 1927 था। एक तरीके से ये जो बनाया गया था ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को यहाँ से निकालने के लिए, अपने फायदे के लिए। अब हमारी कंट्री में जो नया लॉ आ रहा है वो भी इसी के पैटर्न पर फॉलो करके चल रहा है, ये बात यहाँ पर बोली गई थी। 2.99 यानी कि 2.99% जो जियोग्राफिकल एरिया है वो ओनली डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि घना जंगल है। बाकी इतना अच्छा जंगल नहीं है जितना होना चाहिए, और काफी कुछ आज के डेट में प्रॉब्लम है इसकी वजह से, जो कि आप लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज एंड ऑल इशू जो भी है। तो ये स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में ये डेटा प्रस्तुत किया गया था। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड थी, ये पेरिस में फ्रांस में, जिसका नाम था कैथेड्रल ऑफ नोट्रे डेम। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, जो कि अभी रिसेंटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। और राइटर ये बोले थे कि ये किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई हेरिटेज साइट डिस्ट्रॉय हो जाती है आप लोग उसको रिकवर नहीं कर सकते। वो बोलने वाली बातें हैं, क्योंकि जो पेंटिंग्स वगैरह जो भी यादें यहाँ पर जली हैं वो उस टाइम के जो बहुत ही प्रतिष्ठित जो इंसान हुआ करते थे, प्रतिष्ठित इंसान हुआ करते थे, उनके द्वारा वो बनाई गई थी। यानी कि अपने एरिया के खिलाड़ी वो हुआ करते थे, उनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई जो कि जल गई। अब फिर से आप लोग ट्राई कर सकते हैं बनाने की, पर लेकिन उस तरीके से उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक पेंटिंग की बात भी की गई थी जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैक्स लुइस डेविड, इनके द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट की पेंटिंग बनाई गई थी उस टाइम पर जब 1804 में ये एम्परर बने थे फ्रांस के। तो ये भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो कि यहाँ पर जलकर राख हुई। तो ये सब बातें हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात की जा रही है, 1945 में वर्ड निकल कर आए केमिस्ट और ड्रगिस्ट। आज की डेट में यहाँ पर हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये बोला गया कि ये फार्मेसी जो वर्ड है ये यूज किया जाएगा इनकी जगह पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। इसी के द्वारा यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि जो गंगा का वाटर है उसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर स्टडी की गई है। वो अलग बात है कि पोल्यूटेड हो रही है, वो सारी चीजें बढ़ रही हैं, पर लेकिन ये काफी अच्छी एक आप लोग बात बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ये रिसेंटली अभी क्वांगडाओ चाइना में देखने को मिली। हमारी कंट्री की नेवी के द्वारा 2 शिप के द्वारा यहां पर ये पार्टिसिपेट किया गया। आइए नजर डालते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से या फिर टेलीग्राम से, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल फिर से इलेक्शन के मुद्दे पर है। यहाँ पर जो बातें की जा रही है ये फॉर्मर इलेक्शन कमीशन है जिनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, और इसी के साथ में इनकी किताब है उसके बारे में जानेंगे। और साथ में ये वाला आर्टिकल दूरदर्शन से रिलेटेड है जो कि आप लोग नॉर्मली देखते हुए बड़े हुए हैं, तो दोनों को कंबाइन कर डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से आज के डेट में जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ड्वेलर रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग रहते हैं, वो तमाम बातें यहाँ पर बातें की जा रही है, जिससे कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वैसे हल्का सा नजर इसके ऊपर भी हम लोग डालेंगे। नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पर रिफ्यूजी और वर्कर्स के बारे में है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है मुलर रिपोर्ट के बारे में, जो कि यूएसए में अभी काफी हंगामा मचाए हुए हैं। तो देखेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। बाकी मंडे को ये आर्टिकल आता है, जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं ये उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, और डेटा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अभी रिसेंटली एक केस आया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस हमारी कंट्री के हैं रंजन गोगोई, उनके ऊपर यहाँ पर असोल्ट करने का चार्ज लगाया गया। तो जो असोल्ट करने का चार्ज लगाया गया, तो अभी उसको देखने के लिए
एक कमेटी का गठन किया गया एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, और यहाँ पर उसमें रंजन गोगोई जी भी हैं। तो देखिए कई बातें यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। सबसे पहली तो बात यह है, जिस पर्सनैलिटी के द्वारा जिस वुमेन के द्वारा ये चार्ज लगाया गया है वो पास्ट में रंजन गोगोई जी के अंडर में काम कर चुकी हैं। उनके द्वारा बोला गया है सेक्सुअली हरास किया गया है रंजन गोगोई जी को, उनको रंजन गोगोई जी के द्वारा हरास किया गया है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि वो बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ में अपनी बातें यहाँ पर सामने रख रही है, और लगभग 22 जजेस के सामने उसने अपना जो भी एफिडेविट वगैरह है, जो भी डेटा है जिसमें ये लग रहा है कि हाँ वो इससे साबित कर सकती है कि हाँ उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो सारी बातें भी यहाँ पर सामने रखी है। अब यहाँ पर बोला गया कि जो ये इंक्वायरी होगी कंप्लीट, जो ये केस चलेगा, यहाँ पर ये बोला गया ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी। तो देखिए इसके ऊपर जो राइटर है वो सहमत नहीं है कि ओपन कोर्ट में अगर हियरिंग की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो वुमेन है जिसके ऊपर सेक्सुअल असोल्ट के चार्ज लगे हैं, जो वुमेन है, तो ये वुमेन कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी इंटीग्रिटी भी हर्ट होती है। और देखिए कहीं ना कहीं एक पूरा प्रोसीजर जो है, एक तो चीफ जस्टिस इंडिया खुद उस कमेटी का पार्ट है, तो वो भी एक अलग से वहां पर चीजें देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से उनको अपने आप को उससे अलग निकाल लेना चाहिए था। जिस सिस्टम का वो पार्ट है वहां पर उन्हीं के ऊपर चार्ज लगाए जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर सही बात नहीं है। इंटरेस्टिंग देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी, ये केस कैसे आगे बढ़ता है और किस डायरेक्शन में जाता है। इवन यहाँ पर पूरा जो जजेस सिस्टम है वो इनके साथ में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उसके फेवर में कोई नहीं बोला लड़की के फेवर में, और इवन गवर्नमेंट भी यहाँ पर इनके साथ में है। और देखिए हमारी जुडिशरी जो कि एक काफी प्रतिष्ठित, फिर से यही शब्द आ गया, प्रतिष्ठित संस्थान है हमारा, जिसके ऊपर काफी कुछ यहाँ पर डिपेंडेंट रहता है, और एक तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक तरीके से आप लोग बोलते हैं, इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम उसको आज के डेट में प्रॉपर वे में फॉलो कर पा रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट हैं। तो ऐसे संस्थान के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क लगता है तो ये सोचने वाली बात है। तो देखते हैं केस कैसे आगे बढ़ता है, इसको उसी तरीके से आगे देखा जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों के सामने है, ये बात की जा रही है मुलर रिपोर्ट के बारे में। ये एक तरीके की रिपोर्ट है यहाँ पर यूएसए में, जिसने हंगामा मचा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि चुनकर आए थे यहाँ पर 2016 में, उस टाइम पर जो इलेक्शन हुए थे उसमें यह माना जा रहा था कि उन इलेक्शन में रसिया के द्वारा इंटरफेयर किया गया है। कहीं ना कहीं जो हरकतें उस टाइम पर चल रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप को फेवर करने के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही थी। तो इस तरीके की कुछ बातें निकल कर आई। तो जो यहाँ पर ये रिपोर्ट थी जब सामने निकल कर आई तो कई सारी बातें यहाँ पर बोली गई। स्पेशल जो रिपोर्ट है यहाँ पर मुलर से रिलेटेड यहाँ पर जो निकल कर आई, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि रसिया के द्वारा इंटरफेरेंस किया गया 2016 के प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं अमेरिका में, उसमें। और लगभग 2.5 सालों से इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। आप लोगों को पता है 4 साल यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। 4 साल में हमारी कंट्री में सारे इलेक्शन मैक्सिमम 5 साल में होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं। 2016 अब 2020 में होंगे। तो 2.5 साल से यही चल रहा था कि किस तरीके से आखिर डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आ गए। मुझे याद है उस टाइम पर मैंने आर्टिकल डिस्कस किए थे। इवन यहाँ तक बोला गया था कि क्या यूएसए की जो जनता है उनका दिमाग खराब हो गया है, एक ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट उन्होंने चुन के रख दिया जिसकी हिस्ट्री भी अच्छी नहीं है, यानी कि एक ऐसी वर्ल्ड की जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड में पुलिसिंग का काम करती है, एक ऐसे प्रेसिडेंट को चुनकर लाए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। मुलर रिपोर्ट ने ना ही तो ये इंडिकेट किया है कि हाँ इन्होंने कुछ गलती की है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और ना ही कंप्लीटली इनको बाहर रखा है, यानी कि इन्होंने मिड पाथ यहां पर लिया है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर। तो मुलर रिपोर्ट ने जो बात कहते हैं अगर रसिया के इंटरफेरेंस की, तो उसको व्यापक रूप से बोला है कि ये अच्छे फैशन में उनके द्वारा इसको हैंडल किया गया है। खासकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कैंडिडेट थी हिलरी क्लिंटन, उनके फेवर, उनके अपोजिट में जाकर और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में यहां पर कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई, जैसे कि उनकी इंफॉर्मेशन रशियन हैकर के द्वारा यहां पर पब्लिक में रखी गई। तो उसकी वजह से उनकी इमेज काफी खराब हुई, यानी कि उनकी इंफॉर्मेशन चुराई गई और उनकी इंफॉर्मेशन चुराकर ये इंटरनेट पर डंप कर दी गई ताकि सब लोग पढ़ सकें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इमेज खराब करने वाली होती है, तो वही कुछ चीजें निकाली गई उनकी इमेज खराब करने के लिए जनता के सामने। और यहाँ पर यह भी बातें निकल कर आ रही है कि जो रसिया है और डोनाल्ड ट्रंप के जो कैंपेन कराने वाले जो मेंबर थे उनके साथ में कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशन निकल कर आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन देखने को मिला रशियन गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के बीच में। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट ये भी बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जांच यहाँ पर चल रही थी उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कैसे की, यानी कि उसको किस तरीके से उसने एक तरीके से अपने हिसाब से कराने की कोशिश की। अगर बात करें मिस्टर मुलर की, तो देखिए जबकि जो अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे जेफ सेशन,
उनके द्वारा यहाँ पर कई सारी बातें देखने को मिली। एक तो मुलर को यहाँ पर हटाने की बातें की गई कई बार, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलकर जो भी यहाँ पर इनके जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए काम करते कई सारी पर्सनैलिटी के द्वारा यहाँ पर रेजिग्नेशन भी दिया गया और कई तरीके से यहाँ पर प्रेशर भी डाला गया। इवन आप लोगों को पता होगा यहाँ पर अगर जेम्स कॉमे की बात की जाए, उनको भी फायर कर दिया गया कहीं ना कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हुआ करते थे वो भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं चले। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन देखने को मिली। जैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि ये देखिए हेटर्स के मुंह पर तमाचा है और डेमोक्रेट्स का तो अब मुंह बंद हो जाएगा, गेम ओवर हो चुका है, अब मेरे खिलाफ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा। यानी कि वो नहीं होता है कि अपने आप ही चिल्लाना बंद कर दो इससे पहले कि सामने वाला कुछ बात बोले। जबकि कई सारे सीरियस कंसर्न यहाँ पर रिपोर्ट उठा रही है, पर डोनाल्ड ट्रंप का जो जिस तरीके का रवैया होता है, वो सुबह सुबह उठते हैं और अपना जाकर बैठ जाते हैं ट्विटर पर, जो भी उनको अच्छा लगता है वो लिख देते हैं। ये बाद में सोचते हैं कि सही लिख दिया या फिर गलत लिख दिया। ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो इस तरीके की हरकतें इनके द्वारा फिर से की गई यहाँ पर। जबकि अगर बात की जाए जो हाउस की जुडिशियल कमेटी है, उसके द्वारा बोला गया कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पर एनालाइज की जाएगी और उसके बाद में देखा जाएगा क्या करना है। सेनेटर जो यहाँ पर एलिजाबेथ वार्न है, उनके द्वारा, जो कि डेमोक्रेट के प्रेसिडेंशियल टिकट के कैंडिडेट हैं, ये बोला गया कि इंपीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जिस तरीके की हरकतें इनके द्वारा पास्ट में की गई हैं। और इसी के साथ में अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो बुरे दिन है वो खत्म नहीं हुए, क्योंकि सीनेट की इंटेलिजेंस जो कमेटी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है रसिया का इंटरफेरेंस कितना था, किस तरीके से चीजें यहाँ पर चढ़ी, वो भी आगे यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ट्रंप के कैंपेन के ड्यूरेशन में यहाँ पर जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाई गई कि फाइनेंस का भी इन्होंने वॉयलेशन किया है, कि उसके ऊपर भी यहाँ पर इनका अभी चीजें चल रही हैं, तो वो भी आगे चीजें आने वाली हैं। तो कहने का मतलब यह है 2020 के इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के सामने कई सारी कंडीशन है। अभी देखते हैं किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये बिल्कुल फ्री हैं और ये अपनी लाइफ को आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। लोगों के नाक में दम किया गया इनके द्वारा, तो इनके नाक में भी दम होगा ही होगा। यानी कि वो नहीं बोलते हैं जैसा आप लोग देते हो सामने वाले को वैसे ही रिटर्न आता है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आगे बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन से पहले आप लोग ये किताब जान लीजिए। यहाँ पर जो किताब लिखी गई है हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनका नाम नवीन चावला है, इनके द्वारा लिखी गई है। बुक का टाइटल है यहाँ पर एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर किताबें इलेक्शन के टाइम की बात की जा रही है, तो ऐसी 2-4 किताबें आप लोग जरूर याद रखिएगा जिनसे रिलेटेड इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ये आर्टिकल है ये इसी के बारे में बात कर रहा है कि हमारी कंट्री के जो इलेक्शन है, अगर आप लोग देखिए तो सबसे पहले एक डेमोक्रेसी है जिसमें हम लोग 543 सीट्स के लिए इलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 नॉमिनेशन की सीट होती हैं। ये जो सीट्स होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी कंट्री में, जो कि 543 मेंबर यहाँ पर चुनकर लेकर आती है। हमारी कंट्री में एक प्रोविजन है कि हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते हैं, हम लोग अपने एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग चुनकर भेजते हैं वो खुद जाकर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो ये नॉर्मली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यूएसए में क्या होता है, लोग अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, हम लोग यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। 2009 के जो इलेक्शन थे उस टाइम पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे हैं और इनके द्वारा भी चीजों को काफी अच्छे से नजदीक से देखा गया है। जो फंडिंग की बात की जाती है हमारी कंट्री में, जो पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती हैं, उसके ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि कितना फंडिंग बोला जाता है और जो खर्च किया जाता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। कई बार वोटर को अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश की जाती है, जो कि एक सही तरीका नहीं है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कराता है। तमाम ऐसे मुद्दे जो कि पास्ट में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे मुद्दे फिर से यहाँ पर रिपीट किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिसे बोला जाता है कि क्या इसके पास दांत हैं, यानी कि क्या ये काट सकता है पर लेकिन काटता नहीं है, तो दोनों ही तरीके से सही है। दांत भी है, काट भी सकता है, पर लेकिन इतना भी नहीं है कि इतना काट लेगी सामने वाला सुधर जाए। तो दोनों ही तरीके से पैटर्न वहां पर चलता हुआ हम लोग को नजर आता है। और जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, जैसे कि मान लीजिए अभी 33% रिजर्वेशन हमारी सोसाइटी में नहीं देखने को मिलता है अगर बात करें लोकसभा की। हालांकि पंचायत लेवल पर कई सारे राज्य से बिहार में 50% तक रिजर्वेशन है अगर पंचायत लेवल की बात करें। पर लेकिन यहाँ पर जब पॉलिटिकल कैंडिडेट फिल करने की बात की जाती है इलेक्शन के लिए, अभी यहाँ पर उड़ीसा में जो बिजू जनता दल है और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा उन्होंने बोला है कि 33% ये वुमेन को टिकट देंगे। तो ये एक अच्छी पहल है, यहाँ पर वो एक अच्छी बात यहाँ पर डिस्कस की गई है, जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन अभी नहीं मिल रहा है। पर लेकिन अगर खुद ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कुछ डिसीजन लेकर आ गए हैं तो ये एक सपोर्टिव चीज होगी काफी, जो कि देखने को जरूरी भी है और जो मिलनी भी चाहिए सोसाइटी में। तो ये तमाम मुद्दे हैं। फर्दर बात की जा रही है आर्टिकल के बारे में। दूरदर्शन ने यहाँ पर पार्शियलिटी की है। कैसे पार्शियलिटी की है? दूरदर्शन जो है हमारी कंट्री में ये जो चैनल है, अगर नॉर्मली बात की जाए इलेक्शन के ड्यूरेशन में, तो टाइम पीरियड डिसाइड रहता है कि हाँ किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना कितना टाइम मिलना है अपना इलेक्शन का कैंपेन करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा डिवीजन रहता है।
इसी तरीके से यहाँ पर दूरदर्शन पर और ऑल इंडिया रेडियो पर भी एक टाइम स्लॉट दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को अपना कैंपेन चलाने के लिए एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। और ये जो टाइम है यहाँ पर ये किसके द्वारा अलॉट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये टाइम अलॉट किया जाता है कि यहाँ पर इतना इतना आप लोगों को यहाँ पर ये टाइम मिलने वाला है। पर लेकिन जो बोला जाता है नॉर्मली वो होता हुआ नजर नहीं आता है। जो पावर में गवर्नमेंट होती है हमेशा वो इस तरीके जो रूल है वो नॉर्मली वॉयलेट यहाँ पर कर दिए जाते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच यहाँ पर दी जाती है उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, कई बार ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है। और नॉर्मली आप लोगों ने अगर फील किया हो, अगर आप लोग यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं या फिर आप लोग कोई दूसरा इस तरीके से न्यूज देखते हैं, जो गवर्नमेंट है पार्टी है जो पावर में, एक तरीके से अगर उसका कोई लीडर कमेंट करता है तो उसको बकायदा सुनाया जाता है कि उसने लीडर ने ये बोल दिया और उसने ये बोल दिया। और अगर कोई दूसरी पार्टी का उसके बारे में बता दिया जाता है खुद एंकर के द्वारा ही कि हाँ उसने ये बोल दिया। यानी कि ये चीजें आप लोग खुद भी फील कर सकते हैं कि पावर में कौन है, या आप लोग यहाँ पर सुनते ही पता चल जाता है पर्टिकुलर न्यूज को। तो ये जो राइटर है यहाँ पर ये पहुंचे दूरदर्शन के ऑफिस में और इनको क्या करना था, रिकॉर्ड करवानी थी अपनी स्पीच। तो वहां पर देखा गया एक पैराग्राफ को रिवाइज किया जा रहा था फिर से, जो कि आरएसएस और एनडीए के बीच में जो गठबंधन है, जो एक तरीके से मिली भगत है, उसको एक तरीके से रिवाइज करने की कोशिश की जा रही थी ताकि जनता उसको नेगेटिव तरीके से न देखे। ये बोला गया ये जो क्रिटिसिज्म है यहाँ पर ये अनवेरिफाइड एलिगेशन है जिसको हटाने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर दूरदर्शन की भी जो न्यूज दिखाई जा रही है उसको कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर वहां पर स्पीच को वहां पर चेंज करा रही है। अकॉर्डिंग टू अगर यहां पर चला जाए, इलेक्शन कमीशन जब अलॉट करता है यहां पर ब्रॉडकास्टिंग टाइम किसी पॉलिटिकल पार्टी को दूरदर्शन या फिर ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, तो वो ये बोलता है कि जो यहां पर एक तो क्रिटिसिज्म जो होना चाहिए वो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री का क्रिटिसिज्म लोगों को नहीं करना है। अब जिस देश में रह रहे हैं अगर रिलीजियस कम्युनिटी या फिर किसी पर्टिकुलर इस तरीके से कम्युनिटी को भिड़ाने वाली बातें हैं वो सब रोकना चाहिए। कोई वोलेंस वगैरह चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट्स और जुडिशरी के ऊपर कोई कलंक नहीं लगाना है। कलंक मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो कलंक मतलब एक तरीके से कुछ ऐसी नेगेटिव कमेंट उनके ऊपर नहीं करनी है। इसी के साथ में अगर यहां पर बात की जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जो कोड ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में यहां पर आता हो। अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी और यूनिटी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है तो कि उसको हैम्पर करे। कंट्री की इंटीग्रिटी को भी यहां पर मेंटेन रखना है और क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए पर्सन का उसका नाम लेकर कि फलाना पर्सन इस तरीके से काम कर रहा है, तो ये नॉर्मली नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। अगर सेक्शन 12(2)(b) की बात की जाए प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के हिसाब से, तो वो ये कहता है कि सिटीजन के भी कुछ राइट हैं। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो जैसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर किसी ने अपनी स्पीच में गाली दी है तो वो गाली आप लोगों को वहां पर दिखानी है, उसको मॉडिफाइड कर आप लोगों को नहीं दिखाना है, नमक मिर्च मसाला लगा के नहीं दिखाना है, रो आप लोगों को वो जनता को दिखानी है। यानी कि जैसा वहां पर जैसे यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट पर कहीं पे कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है आप लोगों को बिल्कुल वही दिखानी है, वो तोड़ मरोड़ कर आप लोगों को नहीं दिखानी है। यानी कि ये पब्लिक का राइट है कि वो ये चीजें जाने कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और बिना किसी हेर फेर के जाने इस तरीके से चीजें यहां पर होनी चाहिए। पर लेकिन ऐसा यहां पर नहीं दिख रहा है। बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम अगर दूरदर्शन की बात करें उसने एक बायस्ड अप्रोच यहां पर अपनाई। फर्स्ट टाइम बोला गया है, यानी कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहां पर टाइम अलॉट किया गया था वो टाइम उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। बीजेपी को जो टाइम दिया गया कैंपेन करने के लिए 160 घंटे दिए गए, बीजेपी का जो कवरेज किया गया। कांग्रेस का कवरेज यहां पर 60 घंटे में किया गया और सीपीआई का कवरेज जो सीपीआईएम है उसका 8 घंटे में किया गया। यानी कि जो पार्टी पावर में उसको ज्यादा टाइम दिया गया, जो कि काफी गलत बात आप लोग बोल सकते हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है आज की डेट में डेमोक्रेसी के अंदर। तो दूरदर्शन ने भी कहीं ना कहीं जो सीमाएं हैं वो लांग दी है, या फिर आप लोग बोलिए गवर्नमेंट यहां पर आज के में सीमाएं लांग रही है, दूरदर्शन को भी कंट्रोल कर ज्यादा टाइम अपने लिए यहां पर अलॉट करा रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि दूरदर्शन को ये अभी बंद कर देना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से फेवर करना, और जो प्रिंसिपल है न्यूट्रलिटी वाला, यानी कि उनको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि पावर में कौन सी पार्टी है। आज की डेट में कोई पार्टी नहीं है पावर में, क्यों? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। पावर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हर एक पार्टी इक्वल है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर है। आज की डेट में पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो उस तरीके से
जो यहाँ पर दूरदर्शन है उसको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करना चाहिए। इवन पॉलिटिकल पार्टी चाहे पावर में हो, कल को बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, दूरदर्शन की वैसे भी ड्यूटी बनती है न्यूट्रल रहने की, जो कि यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इस तरीके से अगर काम चलेगा, जैसे अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को ज्यादा टाइम मिल रहा है जनता के सामने जाने का और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को कम मिल रहा है, तो ये एक गलत बात है। इस तरीके से कंडीशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता दूं, द हिंदू न्यूज़पेपर और कुछ गुने चुने 2-4 ऐसी एजेंसी है जो रियलिटी में जो ग्राउंड पर हो रहा है वो दिखाती है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आज के डेट में सब गवर्नमेंट की आवाज में बोलते हैं, और यहाँ पर चाहे कांग्रेस हो पावर में चाहे बीजेपी हो पावर में, हमेशा द हिंदू चीजें दिखाता है, रियलिटी क्या चल रही है सोसाइटी में। इसीलिए रिसेंटली अभी राफेल के मुद्दे पर भी द हिंदू की भी आवाज चुप करने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन जो रियलिटी थी वो इसने खुलकर सामने लिखी और वो चीजें आप लोगों को देखने को भी मिली। तो इसीलिए सबसे जो ट्रस्टवर्दी न्यूज़पेपर है वो माना जाता है हमारी कंट्री में। तो ये आप लोग को एक क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करता है सोचने के बारे में, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है कई बार वो गलत होता है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी कई बार समझनी पड़ती है। और बीइंग एक जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं आज की डेट में, एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इस तरीके से अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो उस तरीके की सिटीजन, बीइंग ए दैट काइंड ऑफ सिटीजन, आप लोग की क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है। अगर आप लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, तो इट मींस कि आप लोग तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इन्फ्लुएंस नहीं होता है, आप लोगों को वो नहीं कहते कि बाल की खाल उखाड़ कर देखनी है कि क्या सही है और क्या गलत है, तभी आप लोग इस सिस्टम में आगे चलकर सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग लोकल एरिया पे भी कनेक्ट करके देख सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। वर्कर और जो रिफ्यूजी होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर राइटर कि वो क्रिमिनल नहीं होते हैं भैया, उनको क्रिमिनल एक्टिविटी की कैटेगरी में रखा जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे एक दौर चेंज हुआ 1990 के बाद में, हमारी कंट्री में खासकर काफी फोकस पे दिया गया ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो फंडा आप लोगों को देखने को मिला। तो वो एक जो दौर चेंज होके आया, यहाँ पर एक अलग ही तरीके की सिचुएशन यहाँ पर होने लगी। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने जाने लगे और एक तरीके से ये सिचुएशन वहां पर बन गई, जो जीनोफोबिया आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ना, कि जो बाहर का इंसान रहता है या फिर अपरिचित जो इंसान है उससे डर लगने लगना। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर अरेज होने लगी, और ये हमारी कंट्री में नहीं, ये रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यांमार में कंडीशन देखने को मिली, श्रीलंका में, और अभी रिसेंटली यहाँ पर बात की जा रही है यूएसए में, खासकर मेक्सिको के बॉर्डर की जो बात की जाती है दीवार बनाने वाली, वो भी यही कंडीशन निकल कर आती है। आखिर रियलिटी है क्या इसके पीछे? रियलिटी ये है कि देखिए जॉब तो क्रिएट लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, फंडा ग्राउंड लेवल पर जो जॉब होती है वो जॉब वहां पर इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मशीन काफी ज्यादा आ गई है, मशीन अपना काम कर रही है आज के डेट में, और उस जॉब की अवेलेबिलिटी न होने की वजह को जो छिपाने के लिए क्या करते हैं आज के डेट में पॉलिटिकल लीडर, जैसे यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हमारी कंट्री में आकर जो बाहर से खासकर मेक्सिको से जो लोग आते हैं वो एक तो हमारी जॉब ले लेते हैं, ऊपर से आकर यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो वो एक तरीके से जनता को लुभाने का एक नया तरीका बन गया है आज की डेट में जो पॉलिटिशियन है उनके द्वारा। यानी कि जो रिफ्यूजी आते हैं या फिर जो वर्कर्स आते हैं जो कि एक लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू आते हैं कंट्री में, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी इमेज डाउनग्रेड की जाती है, उनका अपमान किया जाता है। जबकि जो फंडा ये है रियलिटी में कि जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, उसको छिपाने के लिए ऐसी चीजें की जा रही हैं यहाँ पर। क्योंकि आप लोग ये कंडीशन हमारी कंट्री में देख सकते हैं, अगर गुजरात की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार का बंदा गुजरात या फिर महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पर ब्लेम लगाया जाता है कि आकर यहां पर हमारी जॉब छीन रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए अगर बाहर कोई कंट्री में जा रहा है और ये फिर यहां पर जा रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि चोर आदमी है वहां पर, ठीक है ना, वो इंसान उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक तो इसलिए जाता है, दूसरी वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू वहां पर जाता है अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है, और उसके ऊपर ऐसे मार्क्स लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना कि ये तो इंसान चोरी कर रहा है, ये इंसान हमारी जॉब छीन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो लोकल जनता है उसको लुभाने वाली बात हो जाती है। जैसे गुजरात में बोला जाता है बिहारी कि बिहारी को यहां से भगाओ, इसी तरीके से यूएसए में बोला जाता है मैक्सिकन को यहां से भगाओ, ये आकर हमारी जॉब छीन रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो कंडीशन है, ये पॉलिटिकल जो पार्टी है उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर जो पॉलिटिशियन उस पर्टिकुलर एरिया में, वो अपनी वोट को लुभाने के लिए लोकल एरिया में ऐसी हरकतें नॉर्मली करता हुआ नजर आता है, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के चार्ज लगाता है। क्योंकि देखिए जो आज के फंडा चल रहा है वो चल रहा है कैपिटलिज्म का, यानी कि एक तरीके से पूंजीवादी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, और ये जो चीजें हैं सामने निकल कर आ रही हैं ये फॉलो करती हैं किस तरीके का
गया पैटर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मशीनों के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी काम की जाती है ये उसके ऊपर ज्यादा फोकस देकर चलती है। और जब इंसान की जगह मशीनें काम करनी स्टार्ट हो जाती हैं, ये आज की डेट में एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है फिर कि देखिए इंसान रहे या फिर न रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब काम करने लगेगी तो इंसान की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि मशीनें ही इंसान की तरीके से काम करने लगे, यानी कि जो एक ह्यूमन होता है या फिर जो एनिमल होता है उसकी जरूरत ही ना पड़े काम को करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा अभी ऐसे भी काम चल रहा है कि जो बॉर्डर पर फोर्सेज होती है वहां पर कुछ दिनों में रोबोट आप लोगों को दिखाई देंगे, इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आर्मी वगैरह के लिए हम लोग जाते हैं वो सब चीजें, तो मशीनों का यूज करने की कोशिश हर जगह की जा रही है। टिकट काउंटर रेलवे पे आप लोग जाते हैं आज के डेट में, वहां पे भी आप लोग मशीन से मिल जा रहे हैं। इवन आप लोग जा रहे हैं अगर मेट्रो में, वहां पे भी आप लोगों को मशीन से आप लोगों का कार्ड रिचार्ज हो रहा है। हर जगह ये सारी चीजें, इवन मदर डेयरी पे आप लोग दूध लेने जा रहे हैं तो टोकन डालो, मशीन से आप लोगों को दूध मिल जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, मैंने एक बार विजिट किया था मदर डेयरी के प्लांट में, वो पूरा जो प्लांट है दिल्ली में वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। मतलब कुल मिला के वहां पर जितना बड़ा प्लांट है और जितनी ज्यादा सप्लाई हो रही है, बहुत छोटा सा स्टाफ है वहां पर जो कंप्लीटली ऑटोमेशन की तरीके से काम कर रहा है। यानी कि बस वहां पर वो नहीं होता रॉ मटेरियल डाल दो, बाकी कहां से कैसे कैसे सारी चीजें होनी है वो सारा अपने आप पैक होगा, सारी चीजें अपने आप चलेगी। तो जहां पर बहुत सारे लोग काम कर सकते थे ओनली ऑटोमेशन के थ्रू, वहां पर बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो ये जॉब तो क्रिएट हो नहीं रही है। अब उसको छुपाने के लिए ऐसे ऐसे जो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आके यहाँ पर ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और वो सारी बहुत लार्ज स्केल पर आज के में ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रही है। खासकर जो ये इंटरनेशनल वर्कर हैं उनके राइट का भी यहाँ पर हनन हो रहा है, और उसी के साथ में ह्यूमन राइट का भी यहाँ पर हनन होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर जो मशीन बनाने वाले ये लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, खासकर जो इस उद्योग में काम कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कैपिटलिस्ट एक व्यू यहां पर निकल कर आ रहा है, और गवर्नमेंट भी उन्हीं के द्वारा मैक्सिमम कंट्रोल की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एक तरीके से कि पर्टिकुलर पैटर्न चलता है। जो गवर्नमेंट है, अगर कोई गवर्नमेंट यहां पर जो जिसको गवर्नमेंट अभी यहां पर से 2014 की बात कर लीजिए, उससे पहले की बात कर लीजिए, जो गवर्नमेंट यहां पर चुनकर आई है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस हाउसेज उसको क्या करता है, फंडिंग करता है, और फिर वही बिजनेस हाउसेज यहां पर उसको फायदा उठता हुआ नजर आएगा जब आप लोग फ्यूचर में चलेंगे। जैसे जैसे गवर्नमेंट काम करती चली जाएगी, पॉलिसी ऐसी बनाएगी कि उसी बिजनेस हाउसेज को फायदा पहुंचाए जिस बिजनेस हाउसेज ने उस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की है, और वो बिजनेस हाउस अपना फायदा निकालने के लिए यहां पर ये सारी एक्टिविटी देखने को मिलता है। इवन ह्यूमन राइट का भी हनन होता है और इंटरनेशनल वर्कर राइट का भी यहां पर हनन होता है, और मोनोपोली क्रिएट कर ली जाती है उस पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेशन हाउसेज है, जो पर्टिकुलर जो बिजनेसमैन है उसके द्वारा उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। तो ये सिचुएशन आज के में कंट्री में लोकल एरिया पे भी, राज्य में भी देखने को मिलती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलती है। और जब बात करते हैं यहाँ पर राइट टू वर्क के बारे में, तो ये ऐसा नहीं है कि आज के डेट में हम लोग को बस अपनी कंट्री में करना है या फिर पर्टिकुलर किसी कंट्री में या फिर स्टेट में करना है। ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर राइट टू वर्क का फंडा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना ये राइट टू वर्क कहीं ना कहीं कठपुतली बन के रह जाएगा। एक छोटी सी कंपनी के अंदर ही यहाँ राइट टू वर्क चल रहा है, ये चल रहा है ये, जबकि एक इंसान का हक है कि उसको काम मिले अगर वो उस काम के लायक है, पर ऐसा हो नहीं रहा है आज की डेट में। तो ये कुछ ना कुछ बैलेंस करके अगर नहीं चलेंगे तो सिचुएशन काफी खतरनाक लेवल पर उभर कर आने वाली है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोगों ने फील किया होगा पिछले कुछ टाइम में, जैसे कि आप लोग सिचुएशन देखेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट जो है वो निकलनी बंद हो रही है आज के डेट में, प्राइवेट पर फोकस दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि खुद का बिजनेस करो, वो सब चीजें करो। वो अपनी जगह एक तरीके से सही है, पर लेकिन क्या ये रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कुछ और है? तो ये काफी कुछ ऐसी चीजें जो क्वेश्चन मार्क लगाती हैं जो यहाँ पर काम किया जा रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सिचुएशन है जो कि आंखें खोलकर देखने की बात आती है। तो इसीलिए यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक क्रिएट होती जा रही है हमारी कंट्री में भी, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी पॉलिटिशियन अपना फायदा उठा रहे हैं। हिस्ट्री आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ी होगी, उसमें एक पैटर्न अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि जो हिस्ट्री में अंग्रेज हमारी कंट्री में आए थे वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, जिसको आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। वो कंपनी हमारी कंट्री में आई और आकर यहां पर व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन जब उसको लगा कि यहां पर जो राजा रजवाड़े हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, बेवकूफ हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं, तो वो बिचौलिया बन के बैठ गए और राजाओं को बहलाने लगे, फुसलाने लगे, और जिस जिस एरिया में उनको लगा कि राजा बेवकूफ है उसको अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उस एरिया में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और आगे चलकर जैसे जैसे उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो वो वहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट भी बनाने लगे, और जैसे जैसे गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई तो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वो होता है रूल और रेगुलेशन बनाना। यानी कि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो हमारे लिए लॉ बनाती है और फिर हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करती है। कुछ ऐसा ही पैटर्न यहां पर अंग्रेजों के द्वारा एक स्टार्ट कर दिया गया। उन्होंने जो लाभ बनाए वो ऐसे लाभ बनाए जो कि यहां से रॉ मटेरियल वो निकाल सकें, हमारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर सकें, अपनी कंट्री में मटेरियल ले जा सकें और फिर वहां से फिनिश गुड बनाकर हमारी कंट्री में लाकर बेच सकें। वो काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया था एक ऐसा ही एक्ट बनाकर, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927।
1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट था वो यहाँ पर एक तरीके से जो लोग वहां पर रहते थे फॉरेस्ट के अंदर बोलता था कि आप लोगों का इसके ऊपर हक ही नहीं है। एक तरीके से ब्रिटिश का कंट्रोल उसके ऊपर रहता था, फुल पावर वहां पर जो भी उनके ऑफिशियल हुआ करते थे उनके हाथ में रहती थी, कैसे टैकल करना है उस लोकल एरिया में जो कोई भी इंसान वहां पर रह रहा था उस टाइम पर। और आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी बैकग्राउंड में, वो हमेशा ये कहते थे कि वी आर ए सुपीरियर रेस, यानी कि हम आप लोगों को सिखाने आए हैं कि आप लोग कैसे रहना है। और इस तरह की कंडीशन वहां पर देखने को मिलती थी। इवन जो आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी झांसी की रानी से, जब उसका पूरा राज्य छड़प लिया था कि आपका बेटा नहीं है, गोद लिया बेटा है, खुद का नेचुरल बेटा नहीं है, तो तमाम ऐसी हरकतें जो उनके द्वारा की जाती थी, अलग अलग जो ला लाए जाते थे कैसे कंट्री को हड़पना है। और बात क्या करते थे, अगर फॉरेस्ट एक्ट की बात करें 1927 की, उसमें उनके द्वारा यह बोला गया कि हम यूं है फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं। कुछ इसी पैटर्न पर नक्शे कदम पर चलने का काम किया गया हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। अभी रिसेंटली 2019 में एक लॉ लेकर आए वो, और उसको तहत यहां पर कुछ ऐसी पावर दे दी गई है जो कि यहां पर अंग्रेजों से भी 2 कदम आगे निकल गए। उसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले समझ लेते हैं यहां पर क्या पैटर्न हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा काम क्या किया जाता था, यहां से रिसोर्सेज निकाल रहे थे, पर लेकिन हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट थी 2006 में थोड़ी सी उनके आंखें खुली और उनको लगा कि यार फॉरेस्ट में भी लोग रह रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा मतलब उनके पास भी थोड़े से हक होने चाहिए। जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है वो वहीं पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे। तो 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट करके एक लॉ लाया गया, जिसके तहत कुछ लॉ के तहत यहां पर इनको पावर दे दी गई। तो उसके तहत जो पावर दे दी गई वो वहां पर वहीं तक ही सीमित रही। आगे आगे जैसे चीजें चलनी स्टार्ट हुई, फिर पैटर्न थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया। यानी कि गवर्नमेंट आई, नहीं गवर्नमेंट बदली, गवर्नमेंट के हिसाब से लॉ बदले, उनकी रिक्वायरमेंट बदली, इंडस्ट्रियल हाउसेज के साथ में जो उनके रिलेशन है वो बदले। और उनको क्या चाहिए, उनको देखिए 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए रॉ मटेरियल और एक चाहिए जमीन अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और एक चाहिए पर्टिकुलर एरिया से रॉ मटेरियल निकालने के लिए। तो ये 2 जो पैटर्न है, इसके तहत आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में लैंड एक्वाइजिशन एक्ट को लेकर काफी प्रॉब्लम चल रही थी। राज्यों के रिलेटेड जो भी बात आ रही थी कि हाँ यहाँ पे हाईवे बनाना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, और वहां से जो आदिवासी लोग वहां पर रह रहे हैं या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो रह रहे हैं, उनको वहां से मारकर भगाया भी गया। ये एक बड़ा ही फ्रीक्वेंट पैटर्न हो चुका था उस टाइम पर, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। उसी के चलते जो नया लाभ भी निकल कर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो आदिवासी कम्युनिटी फॉरेस्ट में रह रही है, लंबे समय से जो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था उनको क्रिमिनलाइज करने का काम, वो सेम कंडीशन यहां पर उससे भी टाइट वाला अब आज के दिन में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है। यानी कि अंग्रेजों से भी 2 कदम आगे निकल गए उसको कंट्रोल करने के लिए। अब कैसे वो अभी आगे बताएंगे। ये पुलिस स्टेट का काम कर रहे हैं यहां पर, यानी कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारी कंट्री को गवर्न कर रहे थे एज ए पुलिस स्टेट बनकर, उनका यह मतलब नहीं था कि जनता के फायदे के लिए काम करना है, उनका यह मतलब था कि जनता को कंट्रोल कैसे करना है। उसी पैटर्न में चला जा रहा है यहां पर आज की डेट की गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो ड्राफ्ट है क्या क्या बातें हैं आप लोगों के सामने यहां पर। सबसे पहले जो बात की जा रही है, ये जो बात की गई यहां पर फॉरेस्ट में अगर कोई यहां पर रह रहा है, फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है उसको जो पावर दे दी गई है, वो इतनी पावर दे दी गई है कि वो पर्टिकुलर एरिया में जो आदिवासी हैं उनको यहां तक भी हक नहीं दिया गया कि वो अपने घर वहां पर बना सके। यानी कि उनको घर बनाने का हक नहीं है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद में उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। समझ रहे हैं किस कैटेगरी के ऑफेंस में डाला गया उसको, मतलब सजा मिलनी ही मिलनी है सामने वाले इंसान को। किसी इनोसेंट पर्सन को छोड़ा नहीं जाएगा, जितना उनका चलेगा उसी हिसाब से। अगर उनको लग रहा है कोई भी फॉरेस्ट में रह रहा है, थोड़ा भी कोई इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, अरेस्ट करके बिना किसी वारंट के, जैसे ऐसा नहीं है आप लोगों को देखने को मिलेगा जब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि जलियांवाला बाग की बात कर लीजिए, वहां पर क्या किया गया, किसी को बोला किसी लिए यहां पर क्या किया था, रॉयल टैक्ट आया था निकल के कि भैया बस अरेस्ट करो और जेल में डाल दो निकाल ले जाके। तो वही बात यहां पर दिख रही है, फॉरेस्ट से बाहर निकालकर फेंकने का तरीका ढूंढ लिया गया। जिनको राइट देना था फॉरेस्ट में रहने का, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकालकर फेंका जा रहा है, उसी आदिवासी कम्युनिटी को। यह काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने भी इतना काम नहीं किया था जितना हमारी गवर्नमेंट यहां पर कर रही है। सारे जो भी लॉ बना रहे हैं उनका वोलेंस कर रहे हैं, यानी कि उनको एक तरीके से वोलेट किया जा रहा है ऑथोरिटी के द्वारा। उनको इतना हक दे दिया गया कि इवन गोली तक मार देने की बात उनको बोल दी गई है। जो भी यहां पर ऑथोरिटी है, पुलिस है, अगर उनको लगता है अंग्रेजों ने क्या किया था, गिरफ्तार कर लो भैया। यहां तक ये बोला गया अगर एनक्रोच करता हुआ कोई पाया जा रहा है, फॉरेस्ट की लकड़ियों को चुराता हुआ पाया जा रहा है, गोली मार दो भैया। यहां तक हक उनको दे दिया गया है। समझ रहे हैं कहां तक की बात यहां पर बोल दी गई। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बात बोली गई 1996 में ये केस निकल कर आया, यहां पर बोला गया था कि देखिए जो फॉरेस्ट है उसकी डेफिनेशन उनके द्वारा बताई गई, फ्लोरा जो उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर जो चीजें हैं उसको बोला गया कि ये भी इसका पार्ट है। पर लेकिन आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पैटर्न ही थोड़ा डिफरेंट है। वो भी हम आगे देखेंगे क्या क्या हरकतें ये यहां पर आज के डेट में कर रहे हैं। इवन ऐसा लॉ यहां पर ये लेकर आ रहा है जो अनप्रोटेक्टेड एरिया है वो कब अनप्रोटेक्टेड रहना है, कौन सा रिजर्व होना है और कौन सा प्रोटेक्टेड होना है,
वो मिनटों में चेंज कर सकते हैं। सारी पावर यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में है। और जब इस एरिया को ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा, तब तब जो भी फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर ऐसी ऐसी कंडीशन निकल के आएगी, उनको भगाया जाएगा, वहां से उखाड़ के फेंका जाएगा, प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, वो सब चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। और ऐसा हो रहा है कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा काफी कुछ देखने को मिला। बहुत सारे जो आदिवासी हैं उनके अगेंस्ट केस चल रहे हैं और कई सारे आज के दिन में जेल में भी पड़े हुए हैं। ये कंडीशन यहां पर आप लोग देखते हैं, ऑलरेडी ऐसी कंडीशन सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर हो रही है। जो कम्युनिटी है वहां पर अगर आप लोग देखेंगे, यहां पर जो एक तरीके से देखिए, कई तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, कम्युनिटी वॉइस को यहां पर एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है। यानी कि उस एरिया में जो कम्युनिटी है अगर कोई आवाज उठा रही है तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पर यहां पर एक नई कैटेगरी डाल दी गई है। प्राइवेट पार्टी को यहां पर फॉरेस्ट दिया जाएगा ताकि वो उसमें से कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ वो अपना वहां पर कुछ काम करना चाह रहा है, उसके एरिया में वो अपना कोई प्रोडक्शन काम करना चाह रहा है, कोई यूनिट लगाना चाह रहा है, कोई व्यापार करना चाह रहा है, वहां से लकड़ी निकालकर उसको किसी और चीजों में कन्वर्ट करना चाह रहा है, फर्नीचर बना रहा है, कुछ भी ऐसी हरकतें चल रही हैं, तो जो भी वो चीजें कर रहे हैं वहां पर, तो वो सारा वो काम कर सकता है। और इसी के साथ में जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे एरिया है जो कि फॉरेस्ट की कैटेगरी में रख दिए गए हैं और वहां पर फॉरेस्ट है भी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है वहां पर माइंस करना, उनको एक तरीके से माइनिंग करना, वहां पर कोयला निकालना, आयरन ओर निकालना। ये ऐसी सिचुएशन यहां पर हो गई है, यानी कि उसको दोहन करने के लिए, उस एरिया का ट्राइबल कम्युनिटी को वहां से हटाने के लिए, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी काफी लंबे समय से खेती करती हुई आ रही है, अपना लालन पालन करते हुए आ रहे हैं, उसको भी फॉरेस्ट कैटेगरी की लैंड में डाल दिया गया है, ओनली अपना कंट्रोल करने के लिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन यहां पर बोल सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं ट्राइबल जो अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहां पर क्वाजी प्रॉपर्टी राइट की बात की गई, यानी कि वो भी कंप्लीट नहीं बात की गई, वो भी एक आधा नहीं बोलते, जिसे क्वाजी जुडिशरी आप लोग बोलते हैं, तो इस तरीके से आधा, ठीक है, जिसे आप लोगों ने ये संविधान में टर्म कई बार पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो क्वाजी फेडरल, तो इस तरीके से कभी यूनिटरी हो जाता है हमारा संविधान, जब इमरजेंसी लगती है, वैसे फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ये बात यहां पर जो देखने को मिली, तो नॉन ट्राइबल जो लगभग यहां पर 75 साल से रह रहे हैं, इसी के साथ में मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उसको कंट्रोल करना है, चाहे लंबे समय से कोई रहता हुआ है, चाहे ट्राइबल कम्युनिटी कोई वहां पर रह रही है, चाहे फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो रह रहे हैं, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये काम किया जा रहा है यहां पर ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा थोड़ा बहुत यहां पर। बाकी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें कोई इंटरफेयर ही नहीं है, वो चाह ही नहीं रहा है जरा सा भी राइट यहां पर लोगों को दिया जाए। ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर बात करें, एक्टिविस्ट तो यहां पर प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, इसी के साथ में छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है वो भी यहां पर कुछ ऐसी बातें बोल रही है, क्योंकि देखिए जो राइट है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले गए हैं। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एक्ट 1996, जिसको आप लोग पीसा बोलते हैं, ये पीसा एक ऐसा एक्ट है जहां पर पंचायत सिस्टम जो है वो नॉर्मल काम करना बंद कर देता है। देखिए क्या होता है, दो तरीके के एरिया होते हैं, एक तो आप लोगों को नॉर्मल गांव वाले एरिया देखने को मिलेंगे जहां पर पंचायत काम करती है। पीसा उस एरिया को बोलते हैं जहां पर ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है और जहां पर लगता है कि लोकल एरिया को देना चाहिए ज्यादा हक, क्योंकि उनको पता है क्या सही है क्या गलत है उनके बारे में, तो वो भी हक इनसे छीन लिए गए हैं उस पर्टिकुलर एरिया के भी। तो कहने का मतलब ये है, संविधान का भी हनन किया जा रहा है, एक तरीके से राइट का हनन किया जा रहा है। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो चीजें डाली गई थी उसको भी इग्नोर किया जा रहा है फिलहाल की गवर्नमेंट के द्वारा, जो लॉ यहां पर बनाकर लाया गया है। इसीलिए बोला गया कि वो अंग्रेजों से भी खतरनाक लॉ बना दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के हक छीन लिया गया, तो फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, पंचायत सिस्टम को एक तरीके से खत्म कर दिया गया इसमें, इस पर्टिकुलर एरिया में। तो कहने का मतलब यहां पर ये खुद लोगों को मजबूर कर रहे हैं हथियार उठाने के लिए। माओइस्ट आएंगे अब निकल के, प्रोपेगेंडा क्या रखेंगे कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, ये आदिवासी आगे चल के माओइस्ट बनेंगे, फिर बोला जाएगा कि ये आदिवासी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी की जो ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, पूरी कम्युनिटी को ही यहां पर इग्नोर किया जा रहा है। तो देखिए बात जो की जा रही है, ऐसे लेजिस्लेशन है, ये सोल्यूशन निकालने के नहीं है और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की जान जाएगी, आगे फिर लोग हथियार उठाएंगे। इसी तरीके से लोग जो बनते हैं वो इसी तरीके से यहां पर माओइस्ट बन जाते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रही है खुद गवर्नमेंट यहां पर दे रही है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन यही है कि इस तरीके हरकतें न की जाए, पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो अंग्रेजों से भी चार चंदे आगे पहुंच गई। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि जो ये प्रोविजन है ये आप लोगों के सामने है, यहाँ पर ये किसी से छुपे नहीं है, जो इसके अंदर डाले गए हैं। यानी कि पकड़ लेना इंसान को, गोली मार देना किसी बिना पूछे, मतलब क्या भैया यहाँ पर, और ये यहाँ तो ऐसा बना रहे हैं नॉर्थ कोरिया, जिसे नॉर्थ कोरिया का किंग यहाँ पर रूल कर रहा हो कि हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा करो। तो ये सिचुएशन काफी खतरनाक यहाँ पर हो गई है। तो ये था आप लोगों के सामने आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, आज के आर्टिकल थे। अब बात करते हैं ब्लास्ट की। श्रीलंका में ब्लास्ट देखने को मिले और लगभग 200 करीब लोगों की जान गई, कई सारे इंडियन की भी जान गई। ये अलग अलग लोकेशन है, मैप में आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग एरिया पे ब्लास्ट किए गए और ये सुसाइडल ब्लास्ट भी थे यहाँ पर, यानी कि इंसान खुद जिस तरीके से पुलवामा अटैक में वो गाड़ी लेकर घुस गया, अपनी जान भी दी और हमारी
जवान भी शहीद हो गए, वो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर ये ईस्टर के मौके पर देखने को मिली, सब इंजॉय कर रहे थे, फेस्टिवल था, सब सेलिब्रेशन चल रहा था, ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई। अगर श्रीलंका के बारे में आप लोग रिलीजियस कॉम्पोजिशन जानेंगे तो 22 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, 70% यहाँ पर बुद्धिस्ट हैं जो कि मिड पाथ लेकर चलते हैं, 12% के करीब लगभग हिंदू हैं, 9% के करीब लगभग 9 या 10% के करीब मुस्लिम है, और क्रिश्चियन यहाँ पर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे 7-7.5% है। तो ये यहाँ पर कम्युनिटी रह रही है। तो जो ये 8 जगह पर अलग अलग तरीके से, कुछ होटल में, कुछ चर्च में, अलग अलग पे बार में, कहीं पर ये ब्लास्ट हुए, ये 8 जगह पर लगभग देखने को मिले। मीडिया प्लेटफॉर्म का व्हाट्सएप या फिर अलग अलग चीजों का यहाँ पर यूज किया गया। 7 सस्पेक्ट्स को भी बोला जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो सारी मैक्सिमम चीजें देखने को मिली, ये सुसाइडल बॉम्बर थे, यानी कि जो खुद ही बॉम्ब बांधकर कूदते हैं, अपनी जान देते हैं और सामने वाले को भी मार देते हैं, जो आगे पीछे कुछ नहीं देखते क्या है उनकी फैमिली और क्या सामने वाले को नुकसान पहुंचने वाला है, वो सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो काफी दुखद घटना है, और इसी दुखद घटना में देखिए सारा वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं श्रीलंका के साथ में, क्योंकि ये ऐसी चीजें, और वो भी त्योहार के टाइम पर जब लोग एंजॉय कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक क्रूरतापूर्ण, जो ये इंसानियत वाली चीज आप लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते। तो 2 मिनट के लिए आप लोग मौन रख सकते हैं, खासकर जो लोगों के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि जो एंजॉय कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे यहाँ पर, बुजुर्ग भी होंगे, महिला भी होंगी, प्रेग्नेंट वुमेन भी होंगी, तो क्या सिचुएशन बन जाती है उस फैमिली के लिए। तो काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट यहाँ पर हो जाती है। और हाँ, आप लोगों को पता है कि आज अर्थ डे भी है। नैनो मैगजीन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब थीम क्या थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी नैनो मैगजीन में, याद है आप लोगों को? नीचे कमेंट बॉक्स में थीम लिखिएगा। ये यहाँ पर पिक्चर दिखाई जा रही है अर्थ डे के टाइम पर। ये केरला में एक एरिया है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है माइनिंग किस खतरनाक लेवल तक की गई है। यहाँ पर जमीन जो है बिल्कुल बंजर हो चुकी है, और यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से ऐसा डैमेज कर दिया गया है जो कि इरिपेरेबल है। ये कंडीशन यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों के भी यहाँ पर एक हिदायत है, कोई भी दवाई मार्केट्स में खरीदिए, सबसे पहले उसका प्राइस देखने से पहले ये देखिए कि उस पर जो डेट है वो क्या है, यानी कि क्या डेट एक्सपायर हो चुकी है या फिर कोई और कंडीशन है। अगर डेट एक्सपायर हो चुकी है या फिर 1-8 महीने की बची है, उसको दवाई को मत लीजिए, आप लोग दवाई की डेट चेक कर जरूर दवाई लीजिए। अभी जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जो ड्रग है उस पर जो नेम रहेगा, एक्सपायरी डेट रहेगी, वो बोला जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में भी और हिंदी में भी देखने को मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए वो लिखा हुआ, ताकि कम से कम लोगों को सबसे पहले वही चीज दिखे, क्योंकि कई सारी फेक दवाई और जो एक्सपायर्ड दवाई हैं वो मार्केट में बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही हैं। और पोलियो और जो आयरन टैबलेट हैं उन पर तो ये प्रोग्राम अभी फॉलो करने की बात की जा रही है, देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में है, यानी कि जो अभी सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी के साथ में उसको जो आरोप लगाया गया उसके अपोज में है ये। चलिए जो भी है आगे देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्सुअल असोल्ट एविडेंस कलेक्शन किट, जिसको SAECK बोला गया है। ये एक रेप इन्वेस्टिगेशन किट भी बोला जा रहा है। अगर किसी के साथ में रेप होता है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, जल्दी से जल्दी कैसे पता चला जाए कि हाँ इस इंसान का रेप हुआ है, और ये सारी कंडीशन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 3100 लगभग 3100 जो किट है वो यहाँ पर स्पेशल किट अभी डिस्ट्रीब्यूट की गई है हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, हेल्थ के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन बनती है ताकि उसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसी के साथ में देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पासवर्ड नॉर्मली रखते हैं, ये बोला गया कि मिलियंस ऑफ लोग आज की डेट में पासवर्ड क्या रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये अभी एनालिसिस किया गया है एक एजेंसी के द्वारा। सबसे ज्यादा यूज करने वाला पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूज करने वाला पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 8 9। यानी कि ये जो है पासवर्ड लोग ये रहे कि याद रह जाए फलान ढिमकाना, और इस तरीके के जो केसेस हैं बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे ही जो अकाउंट है वो बहुत जल्दी हैक होते हैं। कोशिश कीजिए अपने पासवर्ड में, एक तो आप लोग वर्ड यूज कीजिए जो कि ABCD है, एक कैपिटल और एक स्मॉल यूज कीजिए, एक आप लोग स्पेशल लेटर @ या फिर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या फिर डॉट वो सब यूज कीजिए, और अपना नंबर भी यूज कीजिए। तो 4 चीजें तो मिनिमम आप लोग रखे ही रखिए, बड़ा वर्ड, छोटा वर्ड, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह या फिर कोई स्पेशल वर्ड और एक नंबर, 4 चीजों से मिला हुआ आप लोगों का पासवर्ड होना चाहिए अगर रियली आप लोग सिक्योर अपने आप को रखना चाहते हैं। और खासकर इंटरनेट बैंकिंग या फिर आपकी जो ID वगैरह हैं उनके तो पासवर्ड ऐसे ही होने चाहिए, और ये आप लोग हमेशा किसी के भी साथ में शेयर नहीं करना है, हमेशा आप लोगों को ये सेफ रखना है अगर रियली में आप लोग चाहते हैं आप लोग इन्फॉर्मेशन कोई चोरी न करे। तो ये आप लोगों के लिए हिदायत भी थी और इंपॉर्टेंट भी है। नॉर्वे के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर इंडिया के कंपेयर में आप लोग देखेंगे नॉर्वे को, तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत, तो यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये
कंट्री है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा गया था। नॉर्वेजियन जो कोने है यहाँ पर, वो इसकी करेंसी है। ओस्लो इसकी कैपिटल है। यूरोप की कंट्री है, ये इसका फ्लैग है। ये हो गई यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्वे की, ठीक है, जो ये कलर दिख रहा है। स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये पर्टिकुलर इसको टच करने वाला है। ये बाल्टिक सी हो गया, ये डेनमार्क हो गया, ये नॉर्वेजियन सी हो गया। तो लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी याद रख सकते हैं। आइए बात करते हैं अब आज के क्विज के बारे में, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है सेक्शन जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, ये प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग एक्ट। ये कब का एक्ट है, जो कि यहाँ पर बोलता है जनता के सामने जो इन्फॉर्मेशन चलनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम आप लोगों को, जिनके द्वारा किताब लिखा गया था एवरी वोट काउंट्स, ये किताब का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर अभी 3100 या 3100 जो किट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ये आप लोगों को बताना है, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताएगी। कौन सी रिपोर्ट है यहाँ पर जो ये बता रही है कि रशिया के इंटरफेरेंस रहा है यूएसए के इलेक्शन में, वो काफी लार्ज स्केल पर, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर यूज करने वाला पासवर्ड माना जा रहा है 1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूज करने वाला पासवर्ड कौन सा है, जो कि आप लोगों को कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, और हो सकता है थोड़ा लेट होगा लेक्चर, क्योंकि मोबाइल से अपलोड करूंगा लेक्चर को। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना पढ़ाई को आप लोग ध्यान रखिए, और इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन के जो आंसर पूछे जाते हैं आंसर देते रहिए। कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर, ये सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पुलिस बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।